जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपकी अपनी प्यारी सी क्लास ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपना ज्योग्राफी की सेकंड बुक यानी इंडिया ज्योग्राफी के अंदर 7वां चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम है परिवहन और संचार। आज की क्लास में हम परिवहन को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो क्लास में हमने भारत के सड़क परिवहन के बारे में अच्छे से जान लिया, यानी स्थल परिवहन हमने स्टार्ट कर रखा था टॉपिक। स्थल परिवहन में हमें पता है सड़क परिवहन आता है, रेल परिवहन आता है और पाइपलाइन आता है। तो वहीं से टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में सबसे पहले तो आपको यह बता दूं भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। रेलवे परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, इंडिया के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सब के ऊपर और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात है वो करेंगे। चलिए सफर को स्टार्ट करते हैं, हो जाएं तैयार रेल परिवहन के साथ। आपको पता है लंबी दूरी की जब यात्रा करनी हो तो परिवहन का सबसे बढ़िया साधन कौन सा होता है? रेल परिवहन। हम बात को आगे स्टार्ट करें उससे पहले एक डेफिनेशन, एक कथन की बात करेंगे भी। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। भी रेलवे का देश की आजादी में भी बहुत बड़ा रोल था। यह बात कही किसने? श्री महात्मा गांधी जी ने। तो ध्यान रखिएगा कहीं ये कोटेशन एग्जाम में आ जाए, बस इतना ध्यान रख लेना, कोई रेलवे को लेकर कोई कोटेशन लिखी हुई है ना तो उसका उत्तर महात्मा गांधी होगा। हो गई जी बात। अब बात करते हैं भारत में रेल आई कब, कब स्थापना हुई रेलवे की। आप सबको पहले ही पता है यह काम तो अंग्रेजों ने ही कर दिया था। शुरू में भले ही उन्होंने अपने लाभ के लिए किया, आज आपको पता है यह बहुत ही बढ़िया और लंबी दूरी की यात्रा के परिवहन के लिए बहुत ही बढ़िया साधन है। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे की स्थापना हुई 1853 में। और रेलवे लाइन कहां बिछाई गई? सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच। पहले बॉम्बे था, फिर बंबई हुआ और आज हम मुंबई कहते हैं। मुंबई से ठाणे के बीच और दूरी है 34 किलोमीटर। तो सबसे पहले 1853 में 34 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई और उस रेलवे लाइन के ऊपर 16 अप्रैल 1853 को यह रेलवे लाइन है वो गुजरी थी। कितने लोग यहां पर आपको उत्साहित है वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए उसके बाद में बात करें एक महत्वपूर्ण लाइन की कि देश में भारतीय जो रेल है ये सरकार का सबसे विशालतम उद्यम है, यानी उद्योग है, सबसे बड़ा उद्योग। यहां सबसे ज्यादा कर्मचारी है वो इसमें काम करते हैं। और भारतीय रेलवे के नेटवर्क की बात करें तो इसकी कुल जो लंबाई है वो है 67,956 किलोमीटर। और किसके अनुसार? रेलवे की जो ईयर बुक है 2019-20 उसके अकॉर्डिंग है। 19-20 के आंकड़े हैं यहां पर 67,956 किलोमीटर। अब भारतीय रेलवे के पूरे मैनेजमेंट के लिए इसे रेल मंडलों में बांटा गया है और हम यहां पर एनसीईआरटी के अनुसार 16 रेल मंडलों की बात करेंगे। हालांकि रेल मंडलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन आप यहां पर अभी फोकस करें भी भारतीय रेलवे को प्रबंधन की दृष्टि से उसे 16 मंडलों के अंदर बांटा गया है। अब थोड़ा सा इन मंडलों के ऊपर बात है वो कर लें एक साथ, भले इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 16 रेलवे मंडल की एक जो टेबल है आपकी पाठ्य पुस्तक में वही यहां पर लगा रखी है मैंने। तो इसको आपको कैसे याद करना है ये मेन है। यहां पर एक कॉलम में रेलवे मंडल का नाम है भी, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कौन सा है और उसका हेड ऑफिस मुख्यालय कहां है। कई बार एग्जाम में मैचिंग वाला, एक तरफ रेलवे मंडल और एक तरफ उल्टे पुल्टे करके मुख्यालय दे दिए जाते हैं और आपको मैचिंग करनी होती है। तो एक दो बार आप इनको पढ़ना है और 4-4, 5-5 की सीरीज में आपको इनको अभ्यास में लेना है। तो सबसे पहले 4 की बात कर ले। 4 महानगर, जो सबसे बड़े 4 महानगर है कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। किस दिशा में है उसके आधार पर 4 मंडल हो गया। तो कोलकाता आपका कहां पड़ता है? पूर्वी साइड में। तो हमने कह दिया
पूर्वी जो रेल मंडल है, ईस्टर्न रेलवे मंडल, उसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के अंदर ये इलाका आता है इधर वाला, तो वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई चर्च गेट के अंदर, क्योंकि मुंबई के अंदर दो अलग अलग जो स्टेशन है उनके मुख्यालय बनाया हुआ है, एक मुंबई चर्च गेट है। तो पूर्वी वाला कोलकाता, पश्चिम वाला मुंबई हो गया। अब बात करें उत्तर वाला, तो उत्तर में सबसे मेन कौन सा हो गया? उत्तर में हो गया अपना नई दिल्ली। नॉर्दर्न लिखे या उत्तर, उत्तरी रेलवे मंडल, नॉर्थ, नॉर्दर्न या उत्तरी रेल मंडल कौन सा हो गया? नई दिल्ली। दक्षिण में बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा अपना? सदर्न या दक्षिणी, साउथ, दक्षिणी रेलवे मंडल, इसका मुख्यालय कहां पर हो गया? चेन्नई। 4 तो हो गया। इसके बाद में आप सब बच्चों को जो जिस स्टेट का है, आपको यह गौर करना है भी आपकी स्टेट के अंदर कोई रेल मंडल का मुख्यालय है या नहीं, तो इजीली हो जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बात करूं तो आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। तो यह है यहां उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। तो 5 हो गए जी। अब एक बार पुनः मैं थोड़ा सा मानचित्र से क्लियर कर दूं। आप यहां पर देखेंगे ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये इलाका, ये है उत्तरी रेल मंडल और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे ये है उत्तरी पूर्वी रेल मंडल और इसका मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर के अंदर है। उसके बाद में आप ये इलाका देखेंगे इधर और इसका नाम क्या है? उत्तरी फ्रंटियर और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, और इसका मुख्यालय मालीगांव है, गुवाहाटी, आसाम के अंदर। मालीगांव गुवाहाटी के अंदर इसका मुख्यालय है। तो 3 हो गए, नई दिल्ली, गोरखपुर और गुवाहाटी हो गया। अब बात करें 4 नंबर वाला। 4 नंबर अपना कौन सा हो गया? पूर्वी, कोलकाता के अंदर। इसके पास में ही ये 5वां रेल मंडल है जिसका नाम है साउथ ईस्टर्न, दक्षिणी पूर्वी जो रेल मंडल है, इसका मुख्यालय भी कोलकाता है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में 2 हो गए। कौन सा हो गया? ईस्टर्न वाले का भी हो गया और साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिणी पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय भी हो गया। इसके बाद में देखें साउथ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल यानी दक्षिणी मध्य वाला, और ये कहां पर है? ये है सिकंदराबाद के अंदर, सिकंदराबाद के अंदर। उसके बाद में साउथर्न दक्षिणी की बात करें तो वो कहां पर है? चेन्नई के अंदर। उसके बाद में मध्य की बात करें, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है ये भी मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर है। इसी प्रकार वेस्टर्न वाला भी आपसे पूछ ले तो ये भी कहां है? मुंबई के अंदर है। मुंबई के तो अलग अलग स्टेशन जो है ये भी मुंबई के अंदर हो गए दोनों, ये पूरा इलाका हो गया। इसके बाद में साउथ वेस्टर्न की बात करें, ये देखिए साउथ वेस्टर्न वाला जो इलाका है इसका मुख्यालय कहां पर है? हुबली, कर्नाटक के अंदर, हुबली, हुबली के अंदर। साउथ वेस्टर्न का मुख्यालय कहां पर है? हुबली के अंदर। मानचित्र से गौर कर ले, बहुत जल्दी दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद में बात करें नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तरी पश्चिमी, ये कहां पर है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद में वेस्ट सेंट्रल यानी पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल और इसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर के अंदर, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में बात करें नॉर्थ सेंट्रल की, ये रहा नॉर्थ सेंट्रल। उत्तरी मध्य की बात करें तो ये इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज हो गया, यूपी के अंदर। उसके बाद में बात करूं साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट, ये था साउथ ईस्ट जो कहां पर था? भुवनेश्वर के अंदर, और ये बिलासपुर के अंदर। और ये यहां पर 14 नंबर जो लिखा हुआ है साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये कहां पर है? बिलासपुर के अंदर है। और इसके बाद में ईस्ट कोस्ट की बात करें, ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी जो समुद्री तट वाला इलाका उड़ीसा के अंदर, वो कहां पर है? भुवनेश्वर के अंदर। और उसके बाद में बात करें ईस्ट सेंट्रल की बात करें तो ये कहां पर है? हाजीपुर, बिहार के अंदर है। तो ये 16 के 16 आप 3-3, 4-4 करके दिमाग में कीजिएगा। 1-2 बार अभ्यास करना है, सारे याद करना जरूरी नहीं है। जो याद रह जाए वो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, ज्यादा टेंशन मत ले लेना। इसके बाद में चलिए
अब एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है कि रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को कितने वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 3 वर्ग है। एक है बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज कहा जाता है, दूसरी मीटर लाइन मीटर गेज कहा जाता है, और तीसरी है छोटी लाइन या नैरो गेज कहा जाता है। तो 3 है। अब तीनों में आपको 2-2 बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के अंदर क्या है, रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। ये 2 लाइन बिछा रखी है ना पटरी, इन पटरियों के बीच की दूरी का हिसाब है। बीच की दूरी अगर 1.616 मीटर है तो वो बड़ी लाइन कहलाती है। और साथ में अब एक आंकड़ा ध्यान में रखना है कि ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई 2019-20 के आंकड़े हैं, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि पुरानी बुक है तो आपके पास पुराने आंकड़े होंगे, कोई बात नहीं, एग्जाम में तो भले ही वो लिख दीजिए। तो 63,950 किलोमीटर है, 63,950। और अपडेट करना चाहें तो आप उसमें 2019-20 के हिसाब से लिख दें 63,950 किलोमीटर। लास्ट में सन लिख दें, नहीं लिखते तब भी काम चलता है, चाहे हम शुरू में लिख दें भी 2019-20 के अनुसार ब्रॉड गेज लाइन की कुल लंबाई भारत में 63,950 किलोमीटर। मीटर लाइन में क्या है, 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर। जब इन 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उसे मीटर गेज कहेंगे। और कुल लंबाई वही 2019-20 के अनुसार 2402 किलोमीटर है, बहुत ही कम, 2402 किलोमीटर। ज्यादा तो आपको ब्रॉड गेज मिलेगी अब इंडिया में। और तीसरी आती है छोटी लाइन नैरो गेज। 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी यानी 1 मीटर से कम होगी, या तो आपको 0.762 मीटर मिलेगी या फिर 0.6110 यानी 610 या 0.762 मीटर, यानी ये बीच की दूरी है वो 1 मीटर से कम होगी। लेकिन फिक्स है ये, या तो 0.762 या फिर 0.610 मिलेगी, तो उसे हम छोटी लाइन कहते हैं। और इसकी लंबाई है मात्र 1604 किलोमीटर, 1604 किलोमीटर। और ये छोटी लाइन आपको भारत में कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी जो इलाका है, सिर्फ वहां पर मिलेगी। कभी शिमला घूमने जाओ तो आपको एक कालका से जो टॉय ट्रेन के रूप में मिलेगी, तो वो मीटर जो लाइन है उसी, छोटी जो लाइन है उसी पर चलती है। तो 3 हो गए भी रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर, बड़ी लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, तीनों 1.616 1 मीटर और 0.610 मीटर। और थोड़ा सा आंकड़ा याद रहे तो ठीक है ये, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षा में ये 3 नंबर के अंदर पूछा गया है। 3 ही चीज है, तीनों 1-1 नंबर की हो जाती है, 2-2 बातें इसके अंदर लिखनी होती है। अब थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको, पहले जैसे मीटर गेज थी, फिर छोटी लाइनें ये चलती थी, धीरे धीरे जैसे जैसे रेलवे का डेवलपमेंट होता गया ना, तो सारी लाइनें अब किस में कन्वर्ट की जा रही है, ब्रॉड गेज के अंदर चेंज की जा रही है। बस कुछ यही सामान्य बातें यहां पर लिखी गई है आपके नॉलेज के लिए। तो भारतीय रेल ने मीटर और नैरो गेज रेल मार्गों को अब ब्रॉड गेज में बदलने के लिए बड़े कार्यक्रम हैं वो शुरू कर रखे हैं। अब रेल के अंदर इंजन लगते हैं भाई, जो शुरू में तो कोयले द्वारा चलते थे, और अब आपको पता है या तो डीजल वाले मिलेंगे और धीरे धीरे बिजली वाले इंजनों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक जो रेलवे इंजन चलाए जा रहे हैं, तो कोयले द्वारा वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर अब डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है। और इससे क्या है, पर्यावरण को जो कम नुकसान है वो इससे हो रहा है, तो यानी पर्यावरण के अंदर सुधार हो रहा है। और आपको ये भी पता है बड़े शहरों के अंदर अब रेलवे ने अपना एक नया चीज मेट्रो रेल भी चला दी गई है। बड़े नगरों के अंदर मेट्रो रेल चला दी गई है, और मेट्रो रेल के चलने से जो नगरीय जो इलाका है वहां पर वायु प्रदूषण है वो कम हुआ है, क्योंकि सारी की सारी रेलवे
जो मेट्रो रेल है ये किससे चलती है, ये विद्युत यानी बिजली से चलने वाली है, इलेक्ट्रिक है, ये सारी इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो चल रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है। चलिए साहब, अब बात करते हैं रेलवे का एक बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। रेलवे ने बहुत विकास किया है, लेकिन कुछ अद्भुत काम भी किए हैं, और वही है कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट। बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर किसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। अगर आपसे सीधा ही आ जाए कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखिए, तो बस ये 5-7 बातें इसके अंदर है वो लिखनी है। समझने के लिए आपको इधर मानचित्र की सहायता भी दे रहा हूं। देखिए 1998 के अंदर कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सोचेंगे क्या है, रेलवे लाइन ही तो बिछाई है, लेकिन अभी समझिएगा क्या बड़ी कहानी है। एक तो कब आया ये कोंकण रेलवे, 1998 में ये प्रोजेक्ट आया, और इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर लंबा है ये, और ये महाराष्ट्र के अंदर रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। रोहा, ये रहा रोहा, और ये रहा जी मंगलोर कर्नाटक के अंदर। तो रोहा को ये इस प्रकार से आप देखिए, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, फिर गोवा से होता हुआ कर्नाटक के विभिन्न स्टेशनों से होता हुआ मंगलोर तक है। कहां से? रोहा से मंगलोर। रोहा कहां है? रोहा महाराष्ट्र के अंदर है, और यहां इससे ऊपर मुंबई है। मुंबई रोहा से जुड़ा हुआ था, पहले ही जुड़ा हुआ है ये तो इस प्रकार से आप समझेंगे भी मुंबई को मंगलोर से जोड़ दिया गया। जैसे ही ये रोहा से मंगलोर की रेलवे लाइन है वो तैयार हो जाती है और ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। ये रोहा को मंगलोर से जोड़ती है। ये इंजीनियरिंग का, अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार है। बहुत बार आता है सीधा ही प्रश्न एग्जाम में, कोंकण रेलवे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। समझाइए क्यों चमत्कार? क्योंकि ये जो इलाका है बहुत ही उबड़ खाबड़, नदियां नाले बहुत है यहां पर रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमारे इंजीनियरों ने ये काम कर दिखाया। तो ये रेल मार्ग 146 छोटी बड़ी नदियों और धाराओं और 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करता है, इसलिए विचित्र है, अद्भुत है, अनूठा चमत्कार है। 146 नदियां और धाराएं, छोटी बहने वाली जो नदियां हैं, 2000 पुल बने हुए हैं, 91 सुरंग से वो ट्रेन निकलती है जो मुंबई से रोहा और रोहा से कहां तक आती है? मंगलूर। और राज्य कौन से हो गए? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, और बीच में पड़ता है गोवा। तो इसका मतलब ये कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य की इसके अंदर भागीदारी है। और इसी रेल मार्ग पर, कोंकण रेलवे मार्ग के ऊपर एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी है, जिसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर। तो कोंकण रेलवे की इतनी बात। 1998 में प्रोजेक्ट आया, टोटल लंबाई 760 किलोमीटर। महाराष्ट्र के मुंबई रोहा को मंगलोर से जोड़ता है। इंजीनियरिंग का अनूठा चमत्कार, 146 नदियां। एक बार तो बोर्ड में यही पूछा, ये कितनी नदियों, पुलों और सुरंगों से गुजरता है? तो 146 नदियां और धाराएं, नाले हैं छोटे, 2000 पुल और 91 सुरंगों से गुजरता है। और इसके अंदर एक सुरंग है जो 6.5 किलोमीटर लंबी है। और कितने स्टेट का इसमें रोल है? महाराष्ट्र, गोवा बीच में, और एक कर्नाटक। तीनों स्टेटों का ये इसमें बड़ा रोल रहता है। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। चलिए, ये तो रेलवे की बात हो गई। अब चलते हैं जल परिवहन। पानी का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, यात्रियों को भी भेज दें और माल को भी इधर उधर भेज देते हैं। तो ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। सबसे सस्ता साधन कौन सा? जल परिवहन। इससे भारी और स्थूल सामग्री, भारी और बड़ी, स्थूल, भारी और बड़ी सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा परिवहन? जल परिवहन है। यह ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन है।
इकोलॉजी के लिए ठीक है। और जल परिवहन दो प्रकार का होता है, एक है अंतःस्थलीय जल मार्ग, इनलैंड, यानी आप ऐसे समझ लीजिए नदी मार्ग या नहर मार्ग, इनकी बात हो रही है। और दूसरा हो गया महासागरीय जल मार्ग। तो दो हो गए, अंतःस्थलीय यानी जिसको हम आंतरिक भी कहते हैं, आंतरिक जल मार्ग, और ये हो गया बाहरी यानी महासागरीय जल मार्ग हो गया। अब एक एक करके इनके ऊपर बात करें। सबसे पहले अंतःस्थलीय जल मार्ग यानी आंतरिक जल मार्ग कह दीजिए, नदी या नहर जल मार्ग कह दीजिए। नदियों और नहरों के अंदर अपनी नौकाएं चलानी है भैया। रेल मार्गों के आगमन से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। जब रेल मार्ग नहीं आया था उससे पहले ये परिवहन की प्रमुख विधा थी। ज्यादातर परिवहन का काम आप चाहे हड़प्पा सभ्यता से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आप जानेंगे भी यही सारा सिस्टम वहां रहा। तो रेल मार्गों के आने से पहले परिवहन की ये प्रमुख विधा थी, तकनीक थी। लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो ये जो आंतरिक जल मार्ग है ना, जो नदी मार्ग है, ये अपनी इंपॉर्टेंस जो महत्ता है वो खोता जा रहा है। क्यों? दो महत्वपूर्ण रीजन है इसके। एक तो है ये रेल और सड़क परिवहन के साथ इसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरा है नदियों का जो पानी है ना वो सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है अब। तो इससे क्या हो रहा है, इससे नदियों का जो जल स्तर है वो कम हो रहा है और उसके अंदर नौकाएं चलाना मुश्किल काम हो रहा है। तो इन दो महत्वपूर्ण कारणों की वजह से आज जो आंतरिक जलमार्ग है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, एक बेसिक आंकड़ा हो रहा है आपके लिए। भारत में 14,1500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, वो नौकायन, नौका चलाने के लिए उपलब्ध है, जो कि देश का लगभग 1% ये उपलब्ध है, वो करवाता है, योगदान देता है। और इस अंतःस्थलीय जलमार्ग के अंदर कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं हम? नदियां, नहरें, या जो पश्च जल है जो कि केरल के अंदर है, या कोई संकरी जो खाड़ियों वाला इलाका है, ये यूज होती है आंतरिक जलमार्ग के रूप में। तो ये थोड़ा सा आंतरिक जलमार्ग का एक बेसिक परिचय है, वो आपके लिए हो गया। अब बात आती है, एक प्रश्न आया ना केरल का पश्च जल। याद कीजिए जब हमने छठा चैप्टर, इससे पहले वाला जो चैप्टर जल संसाधन वाला जो पढ़ा, उसके अंदर आपने लेग्यून और पश्च जल पढ़े थे। तब मैंने अब जो ये बात बता रहा हूं तब उस टाइम भी आपको बताई थी, और वो है केरल का पश्च जल, बेक वाटर, जिसे कडल भी कहा जाता है। तो यहां केरल का पश्च जल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यही मैप मैंने उस टाइम आपको बताया था। किस प्रकार से पानी इधर आ जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता, तो यहां पर ये पानी इकट्ठा हो जाता है और यहां पर नौकाएं वगैरह चलाई जाती है। तो ये केरल का बेक वाटर है, पश्च जल, जिसे कडल भी कहा जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इस पानी का इस्तेमाल है वो आंतरिक जल मार्ग के रूप में भी किया जाता है। तो और ये परिवहन का एक सस्ता साधन उपलब्ध कराता है। और यहां पर आपको पता है पर्यटक है वो घूमने के लिए भी आते हैं, तो ये बेनिफिट भी यहां पर मिलता है। और यहां पर एक प्रसिद्ध नौका दौड़ होती है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जिसे वल्लाम काली भी कहा जाता है, इसी केरल के बेक वाटर के अंदर होती है। तो ये भी एक 2 नंबर का या 1 नंबर का अच्छा प्रश्न बन सकता है, केरल के पश्च जल की उपयोगिता। एक तो उसमें नौकाएं चलाई जा सकती है जिससे पर्यटन यहां पर घूमने आते हैं, और दूसरा क्या हो गया, इसके अंदर नेहरू ट्रॉफी जो नौका दौड़ है उसका आयोजन किया जाता है। अब बात करें भी ये जो जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग जो नदियों नहरों के अंदर जो विकसित करने की बात की जाती है, इनका रख रखाव कौन करता है? सीधी सी बात है, हमने सड़क मार्ग में भी बात की, भी नेशनल हाईवे बनते हैं तो उनका रख रखाव कौन करता है? तो इसी प्रकार से इन जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन का रख रखाव किसके पास है, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्या देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और उनके नियमन यानी रेगुलेशन के लिए 1986 में, ध्यान दीजिएगा 1986 में अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था।
अंतःस्थलीय यानी इनलैंड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ। क्या काम करती है? जो जल मार्ग है उनका विकास, रखरखाव और उनका नियमन करना। अब भारत सरकार ने है ना कई नदियों नहरों के हिसाब से सैकड़ों जल मार्ग विकसित करने की बात की गई, लेकिन हम यहां पर 5 प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों की, नेशनल हाईवे नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखिएगा, सड़क मार्ग नहीं, अब हम जल मार्ग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 1986 में जैसे ही अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन हो गया तो भारत के अंदर राष्ट्रीय जल मार्गों का डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो गया। तो इसी कड़ी में हम 5 प्रमुख जल मार्गों के राष्ट्रीय जो जल मार्ग है उनकी बात है वो करने जा रहे हैं। तो देखिएगा वो 5 राष्ट्रीय जल मार्ग कौन से हैं। एक तो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ये हो गया 1 नंबर। आपको दो चीज महत्वपूर्ण यहां ध्यान रखनी है। एक तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग किस से किस को जोड़ता है या उसका नदी तंत्र कौन सा है, कौन सी नदी से जुड़ा हुआ है और उसकी लंबाई। तो 1986 के अंदर ही पहला राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था जिसे नेशनल जो वाटरवेज फर्स्ट कहा जाता है। ये इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर और ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। मानचित्र पे देखिए, ये यहां पर पश्चिम बंगाल में हल्दिया और ये जोड़ता है किसको? इलाहाबाद को, जिसका आज नाम क्या है? प्रयागराज। और ये नदी कौन सी है भाई? ये गंगा नदी है। तो इसका मतलब ये गंगा नदी के अंदर नौकाएं चलाई जाती है। कहां से कहां? इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। और टोटल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। यहां 2 बातें आप लिख सकते हो। भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है ये और सबसे लंबा भी यही है, 1620 किलोमीटर। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है NW1, लंबाई 1620। किसको जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद प्रयागराज से जोड़ता है। नदी की बात करें तो मुख्य नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई। साथ ही जो भागीरथी और हुगली नदी का भाग है वो भी इसी जलमार्ग के अंदर शामिल है। आपके याद रह जाए तो आप बता सकते हो, हल्दिया से फरका तक 560, फरका से पटना तक 460 और पटना से इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 600 तक है और टोटल हो गई। ये याद रहे न रहे, ये दोनों बात भी उसका विस्तार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से दूसरा जो नेशनल वाटरवेज है वो है सदिया से धुबरी तक। सदिया से धुबरी, और इसका संबंध किस नदी तंत्र से है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। तो ये रही ब्रह्मपुत्र नदी, तो इधर आती है भाई आसाम वाली साइड में। ये रहा सदिया। सदिया को किससे जोड़ता है? धुबरी से जोड़ता है और लंबाई है 891। तो धुबरी को सदिया से जोड़ता है आसाम के अंदर और नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, लंबाई 891। इसे 2 नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है। अब बात करें तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 और ये कोट्टापुरम कोल्लम। कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। टोटल लंबाई इसकी कोट्टापुरम से कोल्लम तक 167 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करें तो इसकी टोटल जो लंबाई है ना वो 205 है। ये ध्यान रखिएगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन हम अभी कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। अब इसके इलाके की बात करें, ये कहां पर है? तो आप देखिएगा, ये रहा इलाका केरल के अंदर, केरल वाली साइड के अंदर। ठीक है। इसका एक मैप और भी है, आप ये देखिएगा। यहां पर ये रहा कोट्टापुरम। कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक इसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। लेकिन इसके साथ साथ है ना 2 जो नहरी तंत्र हैं 2, वो भी इसी NW3 में शामिल है। एक तो है उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर, और उद्योग मंडल नहर की लंबाई है
23 किलोमीटर। तो ये भी इसी NW3 का हिस्सा है। और इसके नीचे एक चंपाकारा नहर, इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। तो 23, 14 और 168 इन सब को जोड़ दें तो टोटल NW3 की जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है? 205। कोट्टापुरम से कोल्लम तो 168 है, लेकिन इधर वाला ये 23 किलोमीटर और इधर का 14 किलोमीटर ये भी तीसरे राष्ट्रीय जल मार्ग का हिस्सा है। तो टोटल लंबाई 205 हो गया जी। क्लियर? वापिस वहीं आते हैं। अब एक चीज तो आप क्लियर कर लें, और कुछ हो ना हो, इन तीनों की ये बेसिक जितनी बात हमने जानी है वो पता होनी चाहिए। तो जो NW3 है उसमें कौन सा है? पश्चिमी तट नहर है, चंपाकारा नहर है और उद्योग मंडल है। ये तीनों एरिया आगे कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ये तीन तो करने ही करने हैं। इतनी चीज आपको, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा नॉलेज चौथे और पांचवें का नॉलेज ले लें बस। चौथा जो है ये काकीनाडा को पुडुचेरी नहर से, ये यहां पर है काकीनाडा नहर और उसको किस से जोड़ता है? पुडुचेरी से। ये इलाका है यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे ये गोदावरी नदी आ जाती है, कृष्णा नदी आ जाती है, इन सबको यहां ये एक नहर तंत्र है। तो इसे NW4 कहा गया है, ठीक है। तो काकीनाडा और पुडुचेरी नहर के साथ साथ, और इसमें नदियों की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा नदी वाला इलाका, तो दो नदी और नहर का टोटल इलाका जोड़ के इसकी लंबाई है इस मार्ग की 1068 किलोमीटर है। तो NW4 की लंबाई कितनी है? 1068 है। और NW5 की बात करें, पांचवा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है अभी निर्माणाधीन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस किताब में उसका जिक्र बात मात्र है, वो करेंगे। और वो ये रहा यहां पर इस इलाके के अंदर, ये यहां पर ब्राह्मणी और डेल्टा, जो ब्राह्मणी नदी है, डेल्टा केनाल वाला जो इलाका है, ये गोंखालेड को ये तलचर से जोड़ने वाला इलाका है। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो वो 588 किलोमीटर है। तो इसमें माताई नदी, महानदी का डेल्टा और ब्राह्मणी नदी का इलाका शामिल है। कितना? 588 किलोमीटर है। ये निर्माणाधीन है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो तभी मैंने आपको कहा भी ये तीन आप जरूर अच्छे से कर लें, बाकी दोनों की लंबाई ध्यान रख लें। तो और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? पहला है और लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो जी ये अपना जलमार्ग की बात हो गई इसके अंदर। अब बात करें महासागरीय जलमार्ग। महासागरीय जलमार्ग, अब अंदर से बाहर की साइड आ जाए, हम समुद्री साइड के अंदर आ जाते हैं। तो भारत के पास द्वीपों सहित टोटल समुद्री तट कितना है जी? 7517 किलोमीटर। ये तो छोटी क्लास से ही पढ़ते आते हैं। समुद्री लंबाई इंडिया की कितनी है? ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट भी है, 7517 किलोमीटर है। भारत में 12 प्रमुख और 185 गौण पत्तन है। अब 12 प्रमुखों का नाम जो बंदरगाह है उनके नाम ध्यान में रखने हैं और लोकेशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि यही सेम बात अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसी मानचित्र को भी। भारत के अंदर प्रमुख 12 पत्तन कौन कौन से हैं तो देखिएगा, ये रहा कांडला पत्तन गुजरात में, ये रहा मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में, एक यहां पर जवाहरलाल नेहरू पत्तन और है मुंबई के पास में ही, एक मार्मो गोवा है गोवा के अंदर, मंगलुरु है कर्नाटक के अंदर, कोच्चि है केरल के अंदर, तूतीकोरन है तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई और एन्नोर भी है यहां पर, वो कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा के अंदर, कोलकाता और हल्दिया पश्चिम बंगाल में। तो ये तो इधर तो हो गए पूर्वी तट के बंदरगाह और इधर हो गए अपने पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो ये 6 और 6 12 प्रमुख पत्तन हैं भारत के, और बाकी छोटे मोटे तो 185 और भी पत्तन हैं। तो इन 12 की हमें लोकेशन भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि मानचित्र में भी पूछी जाती है। अगले क्लास के अंदर हम इसको दोबारा भी करेंगे। भारत में भार के अनुसार 95% और वैल्यू के अनुसार 70% विदेशी व्यापार जो होता है ना, वो इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। आप चाहे कोई भी महाद्वीप में कहीं भी अपना माल भेज रहे हो दूसरे देशों में, तो इन्हीं जो पत्तन है बंदरगाह वहां से भेजा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता ही होता है,
साथ के अंदर लोकल भी, जैसे विशाखापट्टनम से पारादीप या कोलकाता माल भेजा जा सकता है, चेन्नई से विशाखापट्टनम भी भेजा जा सकता है, यहाँ से यहाँ कोलकाता भेजा जा सकता है, मुंबई से माल है वो कोची में भेजा जा सकता है। तो आप देखेंगे भी भारत के अंदर भी परिवहन है वो इसकी सहायता से हो जाता है, भारत के तटीय क्षेत्रों के अंदर भी। तो महासागरीय जलमार्ग तो वैश्विक संदर्भ में हम ज्यादा पढ़ते हैं, तो फर्स्ट वाली बुक में हमने इसको अच्छे से कर लिया है, इसलिए यहां पर हमने आंतरिक जो जलमार्ग है उसको फोकस किया है। रही बात बाकी इनकी, तो अगले चैप्टर में जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे तब इनको हम पुनः पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करते हैं जी लास्ट में छोटा सा टॉपिक, अब तेज गति से हम पहुंचेंगे वायु परिवहन। एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से आपको उड़ान भरनी है, ये परिवहन का तीव्रतम और महंगा साधन है और इससे यात्रा के समय को घटा दिया है, जिससे दूरी क्या हो जाती है कम, क्योंकि जल्दी पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है वो पास में ही है जगह। और ये भारत जैसे देश के विस्तृत है, भारत बहुत फैला हुआ देश है, इसके लिए ये वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूरियां बहुत लंबी है और भूभाग और जलवायु दिशाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं वो विविधतापूर्ण है, इसलिए भारत के अंदर वायु परिवहन है वो बहुत ही आवश्यक है, इसको कामयाब करना चाहिए, बस किराया कम होना चाहिए। एक प्रश्न आपको ये, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में। वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई जी? 1911 में। इलाहाबाद से नैनी तक मात्र 10 किलोमीटर डाक भेजने के लिए, जल्दी डाक पहुंचानी थी अंग्रेजों को उस टाइम, इलाहाबाद से नैनी तक 1911 में जो वायु परिवहन सेवा है वो स्टार्ट की गई। और इस पर कंट्रोलिंग के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई? तो भारतीय वायु प्राधिकरण, इंग्लिश में कहें एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय वायु क्षेत्रों में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात विमान की संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ये संस्था का नाम भी कौन कंट्रोलिंग करता है? तो भारतीय वायु प्राधिकरण करता है। ये छोटे वाले 2 क्वेश्चन आगे, ये मानचित्र में आप देखेंगे भारत में कहां कहां से जो एयर कनेक्टिविटी है उनका दिया गया है। अगले चैप्टर में हम पुनः इसके ऊपर बात है वो करेंगे, और इसके साथ साथ हम हेलीकॉप्टर के ऊपर भी बात कर ले। एक है पवन हंस, वायु परिवहन से जुड़ा, ये भी छोटे प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पवन हंस क्या है? पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, ये लीजिए, ये हेलीकॉप्टर पवन हंस, नाम लिखा हो पवन हंस, ये हेलीकॉप्टर सेवा है जो कहां मिलती है? ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में ये सेवाएं उपलब्ध कराती है पर्यटकों को, टूरिस्टों को घुमाने के लिए। तो टूरिस्टों को सेवाएं प्रदान करता है पवन हंस। और इसके अलावा जहां पर पेट्रोलियम मिलता है तो पेट्रोलियम सेक्टर के लिए भी ये हेलीकॉप्टर है वो अपनी सेवाएं हैं वो प्रदान करता है। पवन हंस लिमिटेड के नाम पर ये कंपनी है। तो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात, जो पर्यटकों को सेवाएं देता है, और पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर, पेट्रोलियम क्षेत्रों के अंदर भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये इसकी 2 उपयोगिता हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, काफी कुछ जान लिया। आज हमने रेल, जल और वायु सब तीनों को एक साथ ही असेंबल है वो कर लिया। आपको अगर थोड़ा सा लंबा लगे तो आप पार्ट में वीडियो है वो देख लीजिएगा। अब बारी है आपके प्यारे से प्रश्न की, और प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई कितनी है और वो कहां से कहां तक है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में पाइपलाइन और कम्युनिकेशन को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।